हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हमने CFSE के बारे में पढ़ा था। CFSE की गणना देखी थी हमने अष्टफलकीय के लिए, चतुष्फलकीय के लिए, ठीक है। यानी कि अष्टफलकीय में हमने देखा था निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल के लिए, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे CFSE को प्रभावित करने वाले कारक। बात समझ में आ गई। यहाँ पर CFSE को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि CFSE, द कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। इन ऑक्टाहेड्रल हमने देखा था फॉर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल में हमने देखा था हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। आज हम पढ़ेंगे CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भैया। तो देखो इधर हम पढ़ने जा रहे हैं CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है भाई। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो CFSE है वो क्या चीज है। ये हम देख चुके हैं भाई। CFSE आपको पता है एनर्जी तो है जो रिलीज होती है जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो CFSE होती है। अब हम ये देख सकते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या क्या घटना है। इसका मतलब हम देखेंगे कि CFSE को प्रभावित करने वाले कारक देख रहे हैं ना। तो CFSE को कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनता है यानी कि धातु, नेचर ऑफ मेटल आयन, मेटल आयन की नेचर भी CFSE को प्रभावित करती है। लिगेंड भी CFSE को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जब मेटल और लिगेंड आपस में बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये बात भी इफेक्ट करती है कि कॉम्प्लेक्स कैसा बना है, टेट्राहेड्रल बना है कि ऑक्टाहेड्रल बना है कि स्क्वायर प्लेनर बना है। इसका मतलब ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑल्सो अफेक्ट द CFSE। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप लोग के। अब सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम यहाँ पर देखेंगे, धातु आयन की प्रकृति। सबसे पहले अपन देखते हैं धातु आयन की प्रकृति, नेचर ऑफ मेटल आयन। धातु आयन किस प्रकार CFSE को प्रभावित करता है। तो इसमें भी सबसे पहला पॉइंट, धातु आयन में भी सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो भैया, मुख्य क्वांटम संख्या भी CFSE को प्रभावित करती है। कैसे करती है भैया। मान लीजिए यदि धातु जो है वो 3D श्रेणी का है तो उसके लिए विपाटन अलग प्रकार का होता है, विपाटन अलग होता है। यदि मान लीजिए 4D श्रेणी का धातु है तो विपाटन अलग होगा, 5D श्रेणी का है तो विपाटन अलग होगा। और विपाटन CFSE को प्रभावित, यानी विपाटन से डायरेक्ट CFSE अफेक्ट होती है, ठीक है। स्प्लिटिंग एनर्जी अलग होती है और स्टेबलाइजेशन एनर्जी अलग होती है भैया, ठीक है ना। तो देखो इधर 5D जो होती है, 5D के लिए CFSE का मान सबसे ज़्यादा, फिर 4D के लिए। इसका मतलब n का मान बढ़ेगा। n मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ेगा तो CFSE का मान भी बढ़ेगा। और आपको पता है CFSE का मान बढ़ेगा तो जो सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। क्योंकि CFSE बढ़ती तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो यदि मान लीजिए कोई धातु 5D श्रेणी का है, इसका मतलब उसके लिए CFSE सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है ना। फिर 4D और फिर 3D। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कोबाल्ट 3+, रोडियम 3+ और इरिडियम 3+, ठीक है। मान लीजिए एक संकुल है जिसमें कोबाल्ट है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। हालांकि अकेला मेटल आयन ही नहीं होता है, संकुल जब बनता है तो उसमें लिगेंड भी होता है, लेकिन मैं केवल एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई कोबाल्ट 3+ धातु आयन का कोई संकुल है, आसपास में लिगेंड तो हो गई। तो ये लिगेंड, जब ये धातु हो, ये धातु हो, ये धातु हो, इन तीनों में से कौन से धातु के लिए CFSE का मान ज़्यादा होगा। तो देखो भैया, ये इरिडियम 5D श्रेणी का है, ये 4D श्रेणी का, और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5D वाले के लिए CFSE का मान ज़्यादा होगा, और फिर 4D और फिर 3D। बात समझ में आ गई। तो ये जो था धातु आयन की प्रकृति में भी पहला फैक्टर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या, इट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n की वैल्यू बढ़ेगी, इट मीन्स CFSE इंक्रीज होगी, CFSE इंक्रीज होगी, यानी कि 5D के लिए सबसे ज़्यादा, फिर 4D और फिर 3D। ये पहला फैक्टर हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद में देखते हैं अपन सेकंड फैक्टर। सेकंड फैक्टर देखते हैं अपन यहाँ पर मेटल आयन, जो नेचर ऑफ मेटल आयन है उसी पे बात चल रही है यहाँ पर, उसी में आगे देखते हैं अपन, ठीक है, उसी में देखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। धातु पर आवेश, धातु पर सबसे पहले तो अपन क्या चेक करेंगे, 3D 4D या 5D में से किस श्रेणी का है। फिर मान लीजिए जैसे CO3 प्लस है, एक Fe2 प्लस है, ठीक है, CO3 प्लस है और Fe2 प्लस है। अब एक बात बताओ भैया, यहाँ पर ये दोनों के दोनों बताओ कौन से श्रेणी के हैं, 3D श्रेणी के। भाई ये 3D श्रेणी के हैं, 3D श्रेणी के हैं, इसका मतलब अब मुख्य क्वांटम संख्या तो बराबर होगी। फिर आगे देखते हैं धातु पर आवेश, यानी कि धातु पर आवेश जिसमें ज़्यादा होगा, चार्ज जितना ज़्यादा होगा, CFSE की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। बात समझ में आई? तो चार्ज जितना ज़्यादा होगा, CFSE की वैल्यू उतनी ज़्यादा। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए कोबाल्ट 3 प्लस का कोई कॉम्प्लेक्स है और Fe2 प्लस का कॉम्प्लेक्स, अब इन दोनों में से CFSE का मान ज़्यादा किसके लिए होगा, तो CO3 प्लस के लिए। तो धातु आयन की प्रकृति में दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है ना, ठीक है भैया। अब इसके बाद में तीसरा फैक्टर, जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है आपके डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। अब देखो इधर, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो भैया डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसको कैसे इफेक्ट करती है। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दरअसल देखो इधर, यदि डी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो CFSE डिक्रीज होगी, CFSE डिक्रीज होगी, ये आपको याद रखना है। डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो CFSE डिक्रीज होगी। अब CO2 प्लस Fe2 प्लस, इन दोनों में से आपको ये बताना है कि ज़्यादा CFSE का मान किसके लिए होगा। बात समझ में आ गई? तो एक बात बताओ भैया, यदि मैं आपसे पूछूं कि इनमें से ज़्यादा CFSE किसके लिए होगी, तो सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि यहाँ पर इन दोनों में से, ये दोनों में से पहले तो ये बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके लिए ज़्यादा है। तो ये भी 3D का, ये भी 3D का, इसमें अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो सॉल्व होगी नहीं। फिर आप देखोगे कि चार्ज ऑन मेटल आयन, चार्ज बताओ इस पे +2, इस पे भी +2 है, बराबर है। फिर बात करते हैं डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D7 4s0, इसका होगा 3D6 4s। इसमें डी इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें कितने हैं 6। जिसमें डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी CFSE, तो आंसर क्या आ गया, ये वाला। बात समझ में आ गई? ये है CFSE को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले धातु आयन की प्रकृति, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन लिगेंडों की प्रकृति, ठीक है ना। भाई धातु आयन तो प्रभावित करता ही है, अब इसके अलावा लिगेंड भी CFSE को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब देखो इधर कैसे प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है लिगेंड की प्रकृति। देखो इधर लिगेंड की प्रकृति देखो CFSE को कैसे प्रभावित करती है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बात बताओ, लिगेंड जितना प्रबल होगा विपाटन उतना ही ज़्यादा होगा, स्प्लिटिंग उतनी ज़्यादा होगी। स्प्लिटिंग जितनी ज़्यादा होगी मतलब इन दोनों के बीच का गैप उतना ही ज़्यादा होगा, CFSE पे चेंज होगी। तो इसका मतलब CFSE किस पे डिपेंड करती है, लिगेंड की नेचर पे भी डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड
पर CFSE निर्भर करती है। प्रबल लिगेंड है, CFSE ज़्यादा हो जाएगी, दुर्बल है, CFSE कम हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो देखो इधर, अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा प्रबल और कौन सा दुर्बल लिगेंड है। तो दरअसल प्रबल और दुर्बल लिगेंडों का पता करने के लिए, यानी कि इनको इनकी विपाटन क्षमता के आधार पर एक घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी कि एक ऐसी श्रेणी का निर्माण किया गया है, एक ऐसी सीरीज बनाई गई है जिस सीरीज में इन लिगेंडों को इनकी विपाटन क्षमता या विभाजन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उस श्रेणी को नाम दिया गया है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बात समझ में आ गई? क्या बोलेंगे उसको अपन? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दरअसल क्या होती है, देखो इधर, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि लिगेंडों को उनकी विभाजन क्षमता या विपाटन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उसे क्या बोलते हैं अपन? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। बात समझ में आ गई? लिगेंडों को उनकी घटते हुए बढ़ते हुए विपाटन क्षमता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अब क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? वो सीरीज हमें याद होनी चाहिए, एज इट इज वो हमें याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोग के लिखवा देता हूँ, लिखाने के बाद ठीक है आपको याद करनी है। ठीक है, तो देखो भैया, I माइनस Br माइनस Cl माइनस। अब ये तो पता ही है आप लोग को भाई, ये तो हैलोजन आ गए। मैं यहाँ पर दरअसल इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कराऊँ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं F माइनस नहीं लिखूंगा, उससे पहले आता है NO3 माइनस। ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए भैया, NO3 माइनस। ठीक है, फिर इसके बाद F माइनस, IBr माइनस Cl माइनस NO3 माइनस F माइनस। फिर इसके बाद होता है OH माइनस। ठीक है, OH माइनस के बाद होता है आपका H2। ठीक है, H2O के बाद आता है, इधर लिख देता हूँ, H2O के बाद में आता है C2O4 2 माइनस। ठीक है, C2O4 2 माइनस। फिर इसके बाद में आता है EDTA3 माइनस, इथाइलिन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो। ठीक है, इसके बाद में आता है आपके SCN। SCN का नाम जानते हो क्या आप लोग? थायोसाइनाइड। ठीक है, फिर इसके बाद अमोनिया, अमोनिया और PY का मतलब होता है पायरिडीन, इसकी पेरिडीन जिसको बोलते हो। इसकी और अमोनिया की विपाटन क्षमता क्या होती है? बराबर होती है। फिर इसके बाद में आता है SO3 2 माइनस। फिर बाद में क्या आता है भैया? SO3 2 माइनस। ठीक है, SO3 2 माइनस के बाद में आता है डाईपाइरिडीन, फिर आता है डाईपाइरिडीन। ठीक है भैया, डाईपाइरिडीन के बाद में आता है आपके OPHN, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। फिर इसके बाद में आता है NO2 माइनस, NO2 माइनस के बाद में आता है भैया CN माइनस, CO और NO। ठीक है, ये है आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। अब देखो भैया, OPHN का नाम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। ठीक है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन। और किसका नाम? EDTA3 माइनस। इसका दरअसल नाम होता है इथाइलिन डाईएमीन ट्राईएसीटेटो। ठीक है ना, सबके नाम पता है। इसका ऑक्जेलेटो नाम है सल्फाइटो, और सबके नाम आपको पता है। और तो डाईपिरिडीन, अभी इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ कैसी होती है मैं। ठीक है, देखो भैया, 3 रिंग को आपस में से जोड़ दिया जाता है। ये लो, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ नाइट्रोजन। अच्छा एक बात बताओ, ये लिगेंड है, बताओ कौन से कितने डेंटेड लिगेंड हैं, कितने दंतुक लिगेंड है?
दो दाता परमाणु है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन है, तो द्वितंतुक हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है? एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये 2 नाइट्रोजन कितने देंगे? 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। बात समझ में आ गई? इसकी स्ट्रक्चर हो गई, और डाइपिरिडीन की स्ट्रक्चर बता दो। अच्छा, ऑक्जेलेटो की स्ट्रक्चर तो पता होगी आप लोग को, ठीक है ना? इसके स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं। ऊपर बनाओ, चलो ऊपर बना देते हैं इसमें। इसको मिटा देता हूँ मैं, या हाँ इधर बना देते हैं ये, ठीक है। ये पिरिडीन हो गई ना, एक और जुड़ी रहती है इससे, ये हो गई डाइपिरिडीन। 2 पिरिडीन हो गए ना, 2 दाता परमाणु, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा देखो, इसको बनाने का भी एक तरीका है, वैसे तो हमें याद करनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बहुत कि ये किस प्रकार से बनाई गई है। NOCO दरअसल ऐसा बनाया गया है कि जिनके पास या जिनकी पाई एसिडिटी ज़्यादा होती है, उनकी विपाटन क्षमता भी ज़्यादा होती है, उनको प्रबल लिगेंडों में रखा जाता है, ठीक है ना। पाई एसिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो भैया, जैसे ये मेटल है, इसके भरे हुए, इसके खाली कक्षक है, और लिगेंड के भरे हुए कक्षक, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। लेकिन मेटल के पास क्या होते हैं? दरअसल भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं, इसके पास खाली होते हैं। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देता है, और पाई बॉन्डिंग बनती है, जिसे आप बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हो, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसे आप लोग बैक बॉन्डिंग बोलते हो। अच्छा, अब इधर देखो, बैक बॉन्डिंग तो ये दे रहा है, मेटल देगा इसको, और ये लेगा अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में। अब देखो, तो ये पाई बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उसी को बोलते हैं पाई एसिडिटी, ठीक है। पाई एसिडिटी जिन लिगेंडों की ज़्यादा होती है वो प्रबल लिगेंड होते हैं। पाई एसिडिटी उसकी ज़्यादा होगी कि जिसके पास वैकेंट ये ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है ना। हेलोजन के पास वैकेंट नहीं होते, भरे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इनकी पाई एसिडिटी कम होती है, जबकि NO और CO और इनकी पाई एसिडिटी ज़्यादा होती है। पाई एसिडिटी ज़्यादा होती है, पाई एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से इनको प्रबल लिगेंड कह दिया गया और इनको दुर्बल लिगेंड कह दिया, ठीक है। ये बात थी आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, ठीक है। तो 2 पॉइंट अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक तो था अपना धातु आयन, धातु आयन की प्रकृति, जिसमें 3 पॉइंट देखे थे अपन ने। एक तो देखा था हमने भाई, जो धातु आयन की प्रकृति में हमने बात की थी, सबसे पहले आपने देखा था मुख्य क्वांटम संख्या, फिर दूसरा देखा था आपने धातु पर आवेश, और फिर देखा था डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर हम देखें यहाँ पर लिगेंड की प्रकृति, ठीक है। तीसरा फैक्टर बताता हूँ मैं आप लोग को, ठीक है, ठीक है भैया। तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, वो होती है संकुल की ज्यामिति। संकुल की ज्यामिति देखो भैया, इसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। आपको पता है संकुल की ज्यामिति प्रभावित करती है, यदि चतुष्फलकीय होगा तो CFC अलग होगी, अष्टफलकीय तो CFC अलग होगी, वर्ग समतलीय तो CFC अलग होगी, ठीक है भैया। तो ये चीज़ अपन डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर, ठीक है। देखो ये रिलेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डेल T बराबर कितना होता है, 4/9 डेल, ठीक है। इसमें भाग लगाओगे, डेल T बराबर 0.45 डेल, ठीक है। डेल T बराबर 0.45 डेल O। अच्छा, डेल और डेल SP में क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। डेल SP बराबर 1.3 डेल O, ये होता है रिलेशन, ठीक है। तो बताओ डेल O डेल T, और इसमें से बताओ ज़्यादा किसकी होगी? डेल T, डेल O और डेल SP। सबसे ज़्यादा तो होगी डेल SP, फिर डेल O, और फिर उसके बाद डेल T, ठीक है। ये रिलेशन होता है आपके, तो ये हो गया आपके CFC को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो ज्यामिति भी प्रभावित करती है, तो ज्यामिति के आधार पर CFC डिपेंड करती है। वर्ग समतलीय तो CFC ज़्यादा होगी, अष्टफलकीय फिर, और चतुष्फलकीय तो CFC कम होगी, ठीक है भैया। ये आपके CFSE जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।